आराधना डिग्री कॉलेज की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज अपन फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो ब्रंश या फॉल्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपना जो टॉपिक पढ़ा था वो वलन से संबंधित था। वलन किसे कहते हैं, वलन के कितने प्रकार होते हैं और किस आधार पर उनके प्रकारों का जो वर्गीकरण है, इस चीज़ को हमने अच्छे से देखा था। आज अपन बात करेंगे ब्रंश या फॉल्ट के ऊपर। तो देखिए, जो टॉपिक है ये मुख्य रूप से जो अर्थ मूवमेंट है यानी भू संचलन है उसका एक पार्ट है। तो वहाँ अपन जो बात कर रहे थे कि जो पटेल जो पटल विरूपणी जो फोर्स होता है, डेस्ट्रॉइंग फोर्स जिसको बोलते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, महादेव जनक बल और पर्वत निर्माणक बल। तो जो पर्वत निर्माणक बल है उसके अंतर्गत ही पहला आता है संपीड़ात्मक, दूसरा आता है तनावमूलक। तो जो संपीड़ात्मक है उसमें प्रमुख रूप से आता है वलन या फॉल्ट आता है, और जो तनाव है उसके अंदर प्रमुख रूप से आता है ब्रंश या फॉल्ट आता है। तो देखिए, अब जो ब्रंश है या फॉल्ट है वो क्या है। तो देखिए, सामान्य रूप से अपन ये समझते हैं कि अगर जो पर्वत निर्माणक बल होता है उसके अंदर जो तनावमूलक जो संचलन होता है यानी टेंशन जो मूवमेंट होता है, उसके कारण भूपटल में जो एक तल होता है उसी तल के सारे जो सेलों का स्थानांतरण होता है, यानी तनावमूलक संचलन के कारण भूपटल की जो सेल है उसके अंदर जो स्थानांतरण होता है, उससे जो संरचना उत्पन्न होती है सेलों के स्थानांतरण से या विस्थापन से, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रंश या फॉल्ट बोलते हैं। यानी तनावमूलक संचलन के कारण सेलों के स्थानांतरण से जो संरचना उत्पन्न होती है या निर्मित होती है उसको अपन ब्रंश या फॉल्ट बोलते हैं। अब ये कि ऐसा कौन सा जगह होती है, इससे कौन सा पार्ट होता है जहाँ से वो भूभाग है वो कट के अलग होता है। तो जिस तल के सारे सेल है वो टूटकर अलग होती है या उसका विस्थापन होता है, तो जिस तल के सारे सेलों का विस्थापन होगा या स्थानांतरण होगा उसको अपन उसका विभंग तल या ब्रंश तल बोला जाता है। यानी जहाँ से सेलें टूटकर अलग होती है उसको उसका विभंग तल या ब्रंश तल बोला जाता है। तो जहाँ से सेलों का स्थानांतरण होगा वो उसका विभंग तल या ब्रंश तल होगा। फिर ये बात आती है कि ये जो ब्रंश होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो किस रूप में हो सकता है। तो जैसे अपन मानते हैं जनरली एक वर्टिकल होता है, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रूप में और लंबवत रूप में या ऊर्ध्वाधर रूप में। तो देखिए, संचलन जो ब्रंश होता है उसके अंदर ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा दिशा नहीं हो सकती है कि वो भाई क्षैतिज संचलन के कारण ही होगा या लंबवत संचलन के कारण ही होगा। यानी क्षैतिज संचलन से भी हो सकता है, लंबवत संचलन से भी हो सकता है, या और भी किसी भी दिशा में हो सकता है। यानी जहाँ से सेलें टूटकर अलग होती है वो उसका विभंग तल या ब्रंश तल होगा। अब वो लंबवत रूप में भी टूट सकती है, क्षैतिज रूप में भी टूट सकती है, या और किसी भी रूप में टूट सकती है। तो कुल मिलाकर जो ब्रंश होता है उसका जो संचलन है वो कोई फिक्स नहीं होगा। मतलब ऐसे ऐसे स्पेसिफाइड नहीं हो सकता है कि वो क्षैतिज ही होगा या लंबवत होगा, वो किसी भी दिशा के अंदर हो सकता है। फिर अपन पढ़ेंगे कि जो फॉल्ट होता है, टाइप ऑफ फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्य रूप से जो ब्रंश की बात की जाती है, फॉल्ट की बात की जाती है, वो 4 प्रकार उसके माने जाते हैं। तो उसमें पहला जो प्रकार आता है वो आता है सामान्य ब्रंश, जिसको हम नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं। दूसरा है व्यतिक्रम ब्रंश या रिवर्स फॉल्ट बोला जाता है, जिसको उत्क्रम ब्रंश या थ्रस्ट फॉल्ट भी बोलते हैं। यानी जो व्यतिक्रम ब्रंश है या रिवर्स फॉल्ट है उसी के दूसरा नाम है उत्क्रम ब्रंश या थ्रस्ट फॉल्ट भी बोलते हैं। तीसरा इसका जो पार्ट होता है जो काफी महत्वपूर्ण है, पार्श्वीय या नतिलंब ब्रंश, लेटरल या स्ट्रिक फॉल्ट होता है। ये जो रहता है वो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है वो रहता है, और ये जो सामान्य ब्रंश होता है, नॉर्मल फॉल्ट होता है, उसके अंदर जो लंबवत संचलन होता है वो रहता है, और व्यतिक्रम ब्रंश होता है वो क्षैतिज रूप में होगा। उसके बाद अंतिम जो होता है इसका प्रकार चौपानी ब्रंश या स्टेप फॉल्ट बोला जाता है। अब देखिए, अपन एक एक करके इनका डिस्कशन करेंगे कि
जो सामान्य भ्रंश है वो कैसे बनता है, वैतुत है उसका निर्माण कैसे होता है, या जो पार्श्वीय भ्रंश है या नति लंबी भ्रंश है उसका निर्माण कैसा होता है, और सोपानी भ्रंश है या जो स्टेप फॉल्ट है उसका निर्माण किस तरह से होता है। तो देखिए अभी अपन पहले की बात करेंगे नॉर्मल फॉल्ट की। इसके अंदर क्या होता है, जो सेलें होती है उस सेलों में दरारें पड़ जाने के कारण जो सेलों से जो भाग विस्थापित होता है यानी भ्रंश तल के सारे सेलों में टूटने के कारण अगर दो सेल है या चट्टानें हैं वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में अगर गति करती है, यानी जब तनाव मूलक संचलन लगता है तो सेल टूटने के कारण एक दूसरे के अगर विपरीत दिशा में गति करेगी, लेकिन ये ध्यान रखना है या इम्पोर्टेंट कि वो लंबवत रूप में होता है। कैसा होगा, अगर तनाव मूलक संचलन के कारण दो सेलें लंबवत टूटने के बाद एक दूसरे की विपरीत दिशा में अगर गति करती है तो उससे जो फॉल्ट बनता है उसको अपन सामान्य भ्रंश या नॉर्मल फॉल्ट, जैसे ये अभी दो ब्लॉक आप देख रहे होंगे, जैसे अपन इसको चट्टान का रूप मानते हैं, तो अगर ये पूरी चट्टान थी, अगर वो टूटने के कारण अलग होगी, तो अगर इसका एक पार्ट ऊपर की ओर जा रहा है दूसरा पार्ट दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर भ्रंश तल के यानी जिसके सारे ये चट्टानें टूटती है उसके टूटने के बाद एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएगी, तो इससे जिस फॉल्ट का निर्माण होता है उसको अपन सामान्य भ्रंश या नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है व्युत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फॉल्ट। अब सीधी सी बात है, रिवर्स इसका इसलिए नाम है कि इसका उल्टा होगा, यानी जो सामान्य भ्रंश होता है उसका जो विपरीत भ्रंश होता है उसको अपन रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जब सेलों का वो भ्रंश तल के सारे या विभक्त तल के सारे टूट के जब विस्थापन या उसका स्थानांतरण होता है तो वो क्षैतिज रूप में होगा। किस रूप में, अगर टूटने के बाद वो क्षैतिज रूप में एक दूसरे के आमने सामने गति करती है, यानी जब तनाव मूलक संचलन लगता है तो विभक्त तल या भ्रंश तल के सारे सेलों के टूटने के बाद वो क्षैतिज रूप में एक दूसरे के सामने आमने सामने गति करती है, तो उससे किसका जो निर्माण होता है वो व्युत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फॉल्ट का निर्माण होता है, जिसको थ्रस्ट फॉल्ट या उत्क्रम भ्रंश भी कहा जाता है। तो ये इसका दूसरा प्रकार होता है जो एक दूसरे के बस सामने भ्रंश और व्युत्क्रम भ्रंश की जो डायरेक्शन रहती है, जो मूवमेंट रहेगा वो पहले वाले में तो रहता है वर्टिकल, दूसरे वाले में रहता है हॉरिजॉन्टल, यानी इसमें लंबवत रूप में और इसमें क्षैतिज रूप में होगा। तो कुछ इसको अपन जो संपीड़नात्मक होता है उसमें भी ऐसा होता है, तो इससे जोड़ के देख सकते हैं। उसके बाद आता है पार्श्वीय या नति लंबी भ्रंश। इसकी जो दिशा रहती है वो भी क्षैतिज मूवमेंट रहेगा। कैसा रहेगा, यानी पार्श्वीय भ्रंश या नति लंबी भ्रंश होता है लैटरल फॉल्ट या स्ट्रिप फॉल्ट होगा, तो वो भी हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है उसकी वो दिशा रहेगी। तो उसमें क्या होगा कि जो क्षैतिज संचलन होता है, तो संचलन होने से जो भ्रंश तल के चारों जो सेलें होती है वो दो दिशाओं में मूवमेंट करती है। तो जैसे मान लिया, इधर समझिए, अब ये जो पार्श्वीय या जो नति लंबी भ्रंश होते हैं उसके दो रूप होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला होता है सिनेस्ट्रियल फॉल्ट, जिसको अगर मान लिया, जैसे मान लिया कि ये चट्टान का एक संरचना थी, यहाँ से अगर टूटने के बाद भ्रंश तल के सारे, अगर मान लिया कि ये जो ब्लॉक है ये अपनी जगह पर ही स्थित था, ये वाला, अगर यहाँ से टूटने के बाद ये जो ब्लॉक है ऊपर वाला वो अगर लेफ्ट साइड में मूवमेंट करता है, किस तरफ करेगा, लेफ्ट साइड में, यानी बाईं ओर जाएगा, तो पार्श्वीय भ्रंश होता है वो अपने भ्रंश तल के सारे टूटने के बाद अगर वो लेफ्ट साइड की ओर मूवमेंट करेगा तो उससे जो भ्रंश बनेगा उसको अपन सिनेस्ट्रियल फॉल्ट बोलते हैं। या बाईं ओर की तरफ जब मूवमेंट होगा विस्थापन के बाद सेल का, तो वो सिनेस्ट्रियल भ्रंश का उदाहरण होता है, जो पार्श्वीय भ्रंश का पहला रूप होता है। दूसरे में भी अपन देखते हैं कि अभी ये जो ब्लॉक है वो अपनी जगह पर स्टेबल है। अब ये जो ब्लॉक है, ऊपर वाला ब्लॉक है, वो राइट साइड की ओर मूवमेंट करेगा। किस तरफ करेगा, राइट साइड की ओर मूवमेंट करेगा। तो इससे जो भ्रंश बनता है, यानी तनाव मूलक संचलन के कारण जो सेल होती है उसका विस्थापन अगर दाईं ओर होता है तो उससे जो भ्रंश बनता है उसको अपन डेक्स्ट्रल फॉल्ट बोलते हैं। तो पार्श्वीय भ्रंश के अंदर जो सेल है उसका जो मूवमेंट होता है एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में। अगर वो लेफ्ट साइड में हो रहा है तो वो सिनेस्ट्रियल फॉल्ट का एग्जाम्पल होगा, और अगर वो राइट साइड में होगा तो वो डेक्स्ट्रल फॉल्ट का उदाहरण होगा। तो ये उसका पार्श्वीय भ्रंश या नति लंबी भ्रंश है, उसका रूप है, वो माना जाता है। उसके बाद अंतिम आता है सोपानी भ्रंश या स्टेप फॉल्ट आता है। अब इसमें क्या होगा, जब कई भ्रंशों का निर्माण एक
सीढ़ीनुमा संरचना में होता है, जैसे अगर जो भ्रंश है वो क्रमिक रूप से विस्थापन के बाद उसकी संरचना ऐसी बन जाती है कि वो एक सीढ़ी की नुमा दिखाई देती है। तो जैसे यहाँ से यहाँ, तो अगर इस तरह का अगर कोई भ्रंश का निर्माण हो रहा है क्रमिक रूप से सेलों के विस्थापन के बाद में, तो जो सीढ़ी नुमा रूप में जो सेलों का विस्थापन होता है, तो उससे जो भ्रंश बनता है उसको अपन सोपानी भ्रंश या स्टेप फॉल्ट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब कुछ ऐसी कठोर चट्टानें होती है जो अपनी जगह स्थिर रह जाती है, जो मुलायम सेल होती है वो कट जाती है, तो एक जो संरचना बनती है उसको अपन बोलते हैं सोपानी भ्रंश या स्टेप फॉल्ट का उदाहरण होता है। इसके बाद अपन जो बात करेंगे कि जो भ्रंश होते हैं उससे कौन कौन सी शिलाकृतियों का निर्माण होता है। तो भ्रंश के द्वारा जो स्थिर रूपों का निर्माण होता है उसमें चार मुख्य रूप से है। ब्लॉक पर्वत पहला होता है, दूसरा है हॉस्ट पर्वत, तीसरा है ब्रश घाटी, चौथा है रैंप घाटी, रिफ्ट वैली, रैंप वैली, तो देखिए जो भ्रंश है उससे जो प्रमुख रूप से जो स्तर रूप बनते हैं उसमें ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो सकता है, हॉस्ट पर्वत का निर्माण हो सकता है, भ्रंश घाटी का निर्माण हो सकता है, रैंप घाटी का। तो इसका जो प्रमुख उदाहरण माना जाता है ब्लॉक पर्वत का, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, यानी जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो इसका प्रमुख उदाहरण माना है ब्लॉक पर्वत का, जो भ्रंश से बना हुआ है। दूसरा जो हॉर्स पर्वत है ये जर्मनी के हॉर्स पर्वत के नाम पर, जो जर्मनी का हॉर्स पर्वत है वो हॉर्स पर्वत का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। उसी तरह से अगर अपन भ्रंश घाटी की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से नर्मदा और तापी या ताप्ती नदी, ये जो रिफ्ट वैली है उसके अंदर रहती है। तो इसका मुख्य जो रूप है वो जो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है वो भी भ्रंश की क्रिया से होता है। उसी तरह से रैंप घाटी, भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ऐसा माना जाता है कि भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो रैंप घाटी में बहती है। तो भ्रंश के द्वारा भी जो अलग अलग स्तर रूप है उसका निर्माण होता है।
तो उसमें ब्लॉक पर्वत होता है, हॉर्स्ट पर्वत होता है, भ्रंश घाटी और रैम घाटी, ये सब भ्रंश से बनते हैं। तो उसमें ये प्रमुख रूप से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, हॉर्स्ट पर्वत है हॉर्स्ट पर्वत का उदाहरण है जर्मनी का हॉर्स्ट पर्वत। और भ्रंश घाटी की अगर बात की जाती है तो नर्मदा तापी नदी, और रैम घाटी है तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो रैम घाटी। तो ये जो भ्रंश है उससे निर्मित अलग अलग स्थलाकृतियाँ थी या स्थल रूप थे। तो जैसे अपनी अगली क्लास होगी तो अपने एक नए टॉपिक के साथ वापस मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।